हाँ जी बच्चे, नॉन करंट एसेट्स को लेकर बात करनी है आज। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने लायबिलिटी साइड को पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम एसेट्स वाली साइड पे बात करेंगे। ठीक है, और हो सकता है तो कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स, तो बच्चे नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम सबसे पहले दिखाते हैं फिक्स एसेट्स को, है ना जी। सबसे पहले किसको दिखाते हैं हम लोग? फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम आज की डेट में फ़िक्स एसेट होती है। ठीक है बच्चे। अच्छा, फ़िक्स एसेट के अंदर भी कितनी चीज़ें आती हैं? तो फिक्स एसेट के अंदर हम सबसे पहले दिखाते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जिसको हम आज की डेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं बच्चे। टेंजिबल फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये मत समझना कि इसमें सिर्फ 3 ही एसेट आती है। जितनी तरीके की फ़िक्स एसेट हम यूज़ करते हैं बिज़नेस में, वो सारी आ जाएंगी इसके अंदर। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, सारी एसेट्स आ जाती हैं इसमें। ठीक है ना। तो टेंजिबल फिक्स एसेट हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें आती हैं फिर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स आती हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट आपको पता ही है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसमें आपका पेटेंट्स आ सकता है, पेटेंट्स हो गया इसमें कॉपीराइट आ जाएगा, है ना जी। ट्रेडमार्क आ जाता है, पता ही आपको सारे एग्जांपल इसके। ट्रेडमार्क्स हो गया, गुडविल हो गया, एट्सेट्रा, है ना जी। तो ये हो सकता है इसके अंदर। इसके बाद इसमें एक और हेडिंग आती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब इसका ये होता है कि अगर हमारी कोई भी फिक्स एसेट, अगर कोई बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। हमने बनी बनाई बिल्डिंग नहीं खरीदी, हम बनवा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो अगर कोई फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो इसमें कवर हो जाएगी कैपिटल WIP के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद फिर इसमें और क्या चीज़ें आती हैं? फोर्थ, फिक्स एसेट के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। एक तो टेंजिबल फिक्स एसेट, दूसरी इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब अगर आपकी कोई टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आ जाता है। और चौथा इसमें आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। अभी फार्मूला बन के तैयार नहीं हुआ। ठीक है जी, हम कोई फार्मूला बना रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट अभी डेवलपमेंट फेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो फिर तो वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट में आ जाता, है ना। तो अभी रिसर्च चल रही है, पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इसके अंदर आ सकता है बच्चे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और एक बार बता दूँ, ये आपको कभी क्वेश्चन में नहीं देगा, आज तक कभी नहीं आया, तो इसके आने के चांस भी कम है। तो मेनली फिक्स एसेट के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। एक तो टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट और एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपको नज़र आएगा। अच्छा, फिक्स एसेट के बारे में तो बात होगी। अब बात इसमें और क्या आता है? सेकंड नंबर पर इसके अंदर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हमने पैसा लंबे टाइम के लिए बिज़नेस में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो वो इसमें कवर हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। हमने किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वो आपका शॉर्ट इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में आ जाता है बच्चे, है ना। नाम से ही लग रहा है, ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है। इसमें 3rd नंबर पर आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
तो डेफर्ड टैक्स एसेट, ये आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का एप्लीकेशन आता है, तो दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बच्चे। 4th नंबर। अच्छा, इसके अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ सकता है। अगर हमने लोन लिया है तो वो तो लायबिलिटी है, फिर तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। लेकिन अगर हमने लोन किसी को दे रखा है तो वो मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा बच्चे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। अगर हमने किसी को 12 महीने से ज़्यादा को लोन दे रखा है, 12 महीने से ज़्यादा के लिए लोन अगर किसी को दिया हुआ है, तो कंपनी अपने डायरेक्टर को भी लोन देती है, तो वो आ सकता है लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू एम्प्लॉयज़, है ना, सिंपल लोन टू स्टाफ एट्सेट्रा, किसी को भी हो सकता है। बस कंडीशन याद रखना, 12 महीने के बाद जो है उसकी वापसी होनी है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की हेडिंग में आ जाएगा बच्चे। 5th नंबर, इसके अंदर आपका अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स सच में आ जाता है। अदर नॉन करंट एसेट्स, कोई भी ऐसी एसेट जो ऊपर कवर नहीं हुई और 12 महीने के बाद उसका पैसा आना है, तो वो आपका इसके अंदर आ सकता है बच्चे। इसमें फिक्स एसेट में ये मेन 4 आ गया। फिक्स एसेट हो गई, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों फिक्स एसेट आ गई, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट, जो इन ऊपर में किसी भी एसेट में कवर नहीं हुई बच्चे, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जिसका एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और वो भी अनरिटर्न ऑफ, अनएमोटाइज्ड, जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, अनएमोटाइज्ड पार्ट। हमने पहले लेक्चर में बात करी थी इसके ऊपर, पहली वीडियो के अंदर। अनएमोटाइज्ड पार्ट इसमें आ सकता है ना बच्चे। इसके अंदर आपके डेटर्स आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 12 महीने के बाद उनका पैसा आना हो। पता है ना, डेटर्स जनरली तो करंट एसेट्स होती है, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स उनसे पैसा आ जाता है। लेकिन अगर कोई डेटर ऐसे हैं जिनको हमने सामान बेच दिया और उनको कहा कि आप पेमेंट 12 महीने बाद करना, या उनसे पैसा 12 महीने बाद आना है, तो अगर वो 12 महीने बाद आएगा तो वो नॉन करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट में किस हेडिंग में आएगा बच्चे? फिक्स एसेट में वो आ नहीं सकता, है ना। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। डेफर्ड टैक्स वो है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है, तो फिर वो किस में आ जाएगा बच्चे? अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, है ना। तो वो इसमें आ सकता है। आई होप आपको बात, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, बट क्या है कि आफ्टर 12 मंथ्स कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 12 महीने के बाद उनसे पैसा आना है, तो वो आपका अदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाता है बच्चे। आई होप समझ आई हो बात। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप मान के चलो बच्चे 90 to 95% क्वेश्चंस में इस हेडिंग का यूज़ बहुत कम होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, बट चलो फिर भी पता होना चाहिए आपको कि इस हेडिंग, ये हेडिंग भी होती है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो हेडिंग हमने बात करी 5, सबसे पहले फिक्स एसेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। ये 5 हेडिंग्स हैं, 5 कह लो कि सब हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। हम बात करते हैं करंट एसेट्स पे। वैसे पता ही आपको डेफिनेशन, करंट एसेट्स वो एसेट होती है जो बैलेंस शीट डेट से आने वाले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको हम करंट एसेट्स का नाम देते हैं, है ना जी। तो देखो ज़रा, अब हम बात करते हैं इस मैटर पे। करंट एसेट्स के बारे में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने आपको नोट्स में बना के दे रखी है, और मैं एक बुक है मेरे पास, मैं आपको बुक में से भी दिखा दूंगा कि किस हिसाब से बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है जी। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आप करंट इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो। करंट इन्वेस्टमेंट, या जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकती है। खैर मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं आता बच्चे, मार्केटेबल सिक्योरिटी ना कैश इक्विवेलेंट्स में आता है, तो कैश इक्विवेलेंट्स में आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो खैर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है आपने 2 महीने 3 महीने के लिए, मतलब विद इन 12 मंथ्स, तो वो इसमें कवर हो जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्रीज, जिसको हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड।
जिस चीज़ में आप बिज़नेस करते हो उसका स्टॉक की बात कर रहे हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आ जाता है, इसके अंदर आपका WIP का स्टॉक भी आ जाता है। साल के एंड पे कुछ काम इनकम्प्लीट रह गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो WIP होता है। तो रॉ मटेरियल पूरा कंज्यूम नहीं हो पाया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, फिनिश गुड्स आ सकता है। इसके अंदर फैक्ट्री स्टोर्स आ सकते हैं, फैक्ट्री स्टोर्स या कंज्यूमेबल स्टोर कहते हैं इसको, उसका क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। जैसे कि इसमें कुछ नट्स एंड बोल्ट वो इसमें हो सकता है, जिसको हम लूज टूल्स कह देते हैं, लूज टूल्स है ना, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, छोटे मोटे सामान एटसेट्रा, वो चीज़ें इसमें आ सकती है बच्चे, है ना। इन्वेंट्रीज़ हो गया। अच्छा, इन्वेंट्रीज़ के बाद आपका इसमें ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल के 2 एग्जांपल हैं हमारे पास, एक तो डेटर्स जिनको हमने सामान उधार पे बेचा है, और दूसरा डेटर्स के बाद इसमें आपका बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है आपका एटसेट्रा। जनरली तो डेटर्स और BR आपका ट्रेड रिसीवेबल में ही आएगा, बट अगर क्वेश्चन कह दे नहीं जी डेटर्स से पैसा 12 महीने के बाद आना है, तो फिर वो आपका जो है नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा। और नॉन करंट एसेट में भी कहाँ पर, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, है ना जी। तो वो चीज़ हो सकती है बच्चे। इसके अंदर 4th नंबर में क्या आता है आपका इसमें आ सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मैं एग्जांपल ले रहा था, वो आपका कैश इक्विवेलेंट्स होता है बच्चे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। ये जो कैश इक्विवेलेंट का मतलब है, ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है विदिन 3 मंथ्स, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट का नाम देते हैं, जिसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल आ सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ सकते हैं एटसेट्रा। 5th नंबर, इसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है और वो भी 12 महीने से कम के लिए, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कवर हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कवर हो जाएगा बच्चे, है ना। लोन गिवन टू एम्प्लॉयज़, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। लोन गिवन टू एम्प्लॉयज़, स्टाफ मेंबर, है ना, अपने डायरेक्टर को लोन दिया लेकिन 12 महीने से कम के लिए, तो वो इसमें कवर हो सकता है बच्चे। वो तो देखना पड़ता है, नेचर देखना पड़ता है कि एसेट की लाइफ कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। अगर हम किसी को लोन देते हैं 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट्स में चला जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। तो वो देखना पड़ता है फिर आपको टाइम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कुछ भी ना बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। 6th नंबर, एक लास्ट इसमें हेडिंग बनती है अदर करंट एसेट्स की। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें जो ऊपर 5 में किसी में कवर नहीं हुई, तो वो आपका ऑटोमेटिकली अदर करंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाता है बच्चे। जैसे कि एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बात आपने 12th 11th में भी पढ़ी होगी कि अगर हम कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम इसमें आ जाता है। एक्रूड इनकम, इनकम कमा ली लेकिन पैसे नहीं आए, तो आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हो जिसको आप, एटसेट्रा, वो बच्चे इसमें आ सकता है। तो वो जो भी कोई भी ऐसी एसेट जो ऊपर कवर नहीं हुई, कोई भी करंट एसेट जो ऊपर 5 में कवर नहीं हुई, तो बच्चे वो अदर करंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई हो यहाँ तक, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी बैलेंस शीट की मेन हेडिंग्स मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। अब आपने बैलेंस शीट तो मैंने आपको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से समझा भी दी जहाँ तक हो सकता है, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं आपका और क्या क्या चीज़ें इसमें। अब बैलेंस शीट आपने बनाना तो सीख ली, तो पूरा फॉर्मेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि पूरे तरीके से फॉर्मेट जो है वो जो आएगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा फॉर्मेट। बच्चे एक बुक है, मैं आपको इस बुक में से दिखा रहा हूँ पूरा फॉर्मेट, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना। ये आपको पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है बच्चे। पर्टिकुलर्स,
नोट नंबर मतलब वो रेफरेंस नंबर होता है ना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार शेयर कैपिटल, दो तरीके की कैपिटल हो सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इसकी डिटेल्स आपको नोट्स में दिखानी पड़ेगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी तरीके के रिजर्व्स हो सकते हैं, ऑल रिजर्व्स आपने बैलेंस शीट में दिखाने हैं अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, बट उसके लिए उसकी डिटेल्स आप किस में दिखाओगे, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स के अंदर दिखाओगे। तो ये रेफरेंस के लिए होता है कि आप इसकी डिटेल्स रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो पर्टिकुलर्स नोट नंबर, फिर इसमें लिखा हुआ है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब होता है बच्चे करंट ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब होता है जिस साल की बैलेंस शीट आप बना रहे हो। अगर आप 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 यानी कि 18-19 की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 18-19 आपके लिए क्या कहलाएगा बच्चे, रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है ना, और वो भी करंट ईयर की। और ये क्या है बच्चे, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, क्या मतलब है इसका, पिछले साल की बैलेंस शीट। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि रियल लाइफ में जब बैलेंस शीट बनती है, प्रेजेंट होती है शेयर होल्डर के सामने इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो 2 साल की इकट्ठा प्रिंट होती है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी अगर आप देखोगे, बिजनेस न्यूज़पेपर में, तो उसके अंदर भी बैलेंस शीट आपको 2 साल की इकट्ठी नज़र आती है, जस्ट फॉर द कंपैरिजन, ताकि शेयर होल्डर कंपेयर कर सके कि भाई इस साल ये है तो पिछले साल ये था, है ना, पिछले साल के कंपैरिजन में हमने क्या मतलब इम्प्रूव करा है, तो वो चीज़ देख सके ताकि शेयर होल्डर। तो इसलिए 2 साल की इकट्ठा प्रिंट होती है। हमें सिर्फ करंट ईयर की बनानी है, हमें तो ये 2 कॉलम काम आएंगे बच्चे, ये वाले 2, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, एक नोट नंबर और एक आपको फिगर्स दिखानी है करंट ईयर की, दैट्स इट। तो अब ज़रा देखना, लायबिलिटी साइड को हम क्या कहते हैं बच्चे, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, हाँ या ना। और लायबिलिटी साइड में मैंने आपको 3 हेडिंग्स बताई थी, एक तो शेयर होल्डर फंड, है ना, एक मैंने आपको शेयर होल्डर फंड बताया था, एक मैंने आपको नॉन करंट लायबिलिटी बताई थी, और एक मैंने आपको करंट लायबिलिटी बताई थी। अब 1-2 बातें मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर। तो शेयर कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है बच्चे। इसमें एक चीज़ और आ रही है जिसको हम कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका मतलब ये होता है बच्चे, ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चंस में होता नहीं है बच्चे, किसी क्वेश्चन में नहीं होता, सीए के एग्ज़ाम में आज तक कभी नहीं पूछा ये। तो ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होते हैं कि कंपनी कमिट करती है, कंपनी की कमिटमेंट्स होती है कि हम आपको आज शेयर नहीं दे पाए, हम आपको फ्यूचर में शेयर्स देंगे। ऐसा होता है ना कभी कभार कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, एप्लीकेशन का पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है, कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे पाती, तो या तो उनका पैसा रिफ़ंड हो जाता है, या कंपनी कहती है कि भाई हम आपको एक जो है सर्टिफिकेट देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आपको देंगे सर्टिफिकेट, जिसमें हम आपको ये लिख कर देंगे कि फ्यूचर में जब कभी भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी या शेयर्स इशू करेगी तो सबसे पहले शेयर्स आपको अलॉट करे जाएंगे। पैसा वापस नहीं करती कंपनी इनका, पैसा तो रख लिया, पैसा आज ले लिया, मनी रिसीव्ड हो चुका है, बैंक में पैसा आ चुका है, कंपनी उस पैसे को बिज़नेस में भी यूज़ कर लेगी, लेकिन उस पैसे के बदले में शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, क्योंकि जो शेयर्स अलॉट कर चुकी है वो तो शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है। ये क्या है, फ्यूचर कमिटमेंट्स होती हैं। जिसके पास भी फ्यूचर में वो इंस्ट्रूमेंट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चे, ट्रांसफरेबल है, कोई अगर चाहता है तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। मतलब कंपनी ने मान लो मुझे दिया, मैंने ये अपने फ्रेंड को दिया, तो कंपनी ये कहती है कि फ्यूचर में हमारे पास जो भी ये सर्टिफिकेट लेकर आएगा हम उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। समझ आ रही है तक बात। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो एक सर्टिफिकेट दे दिया फ्यूचर के लिए कि भी फ्यूचर में आपको शेयर्स देंगे। कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता इनको, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मत सोचना कि जब तक कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करती, मान लो 3 साल बाद पब्लिक इशू आ रहा है तो कंपनी 3 साल बाद इनको शेयर्स देगी, तो क्या 3 साल तक इनको डिविडेंड मिलेगा? नहीं बच्चे, डिविडेंड इनको नहीं दिया जाता क्योंकि शेयर है ही नहीं। ये तो एक फ्यूचर कमिटमेंट है कि शेयर्स फ्यूचर में देंगे आपको, तो जब मिलेंगे तब डिविडेंड पे होता है इन पे, ऐसे नहीं होता। खैर चलो, तो ये क्वेश्चंस में होता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस नहीं करा था, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया। इसमें मेनली आपको शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 ही हेडिंग काम आएंगी बच्चे, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, सेकंड पार्ट इसमें जो है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, मैंने आपको ये समझाया था कि लायबिलिटी साइड में जनरली 3 चीज़ें होती हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बच्चे एक चौथी चीज़ भी होती है, लेकिन हमने पहले डिस्कस इसलिए नहीं करी क्योंकि ये चीज़ भी आपको क्वेश्चंस में नहीं देता, ये चीज़ भी आपको क्वेश्चंस में नहीं आती। ये क्या चीज़ है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन का, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई। जैसे मैं कहता हूँ यार 25 मार्च को मान लो मैंने पब्लिक इशू निकाला, तो कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव तो कर लिया, लेकिन उसको अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे, बैलेंस शीट डेट आ गई, शेयर्स अलॉट नहीं हुए। तो आप खुद सोचो ज़रा
जब बैलेंस शीट डेट आ गई और शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो क्या वो मेरी शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा ना बच्चे, हो सकता है पैसा रिफ़ंड करना भी पड़ जाए, तो इसलिए उसको शेयर होल्डर फंड से बाहर रखते हैं। एक अलग से हेडिंग बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्वेश्चंस में इसका कोई यूज़ नहीं है, सीए के क्वेश्चंस में नहीं आया आज तक, तो बीकॉम में तो कहाँ पूछेंगे ये लोग, है ना। और अगर कभी आ भी गया तो ये आपको एज इट इज़ दे रखा होगा, तो आपने सिर्फ अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, है ना। अप्लाई करना मतलब सीधा दिखा देना और कुछ नहीं करना इसमें। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 4 सब हेडिंग होती है बच्चे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 में से ये तो आपको वैसे ही क्वेश्चन में नहीं मिलता, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं आता इसके अंदर, है ना। तो बाकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। करंट लायबिलिटीज़ की बात कर लो, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी 4 सब हेडिंग आती है ना। करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर भी बात कर ली। और एसेट साइड में आप देख लो, सबसे पहले फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल, ये कंप्लीटेड एसेट्स हैं और ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये दोनों वर्क इन प्रोग्रेस है। ये फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट वर्क इन प्रोग्रेस, और ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस, है ना जी। और टेंजिबल एसेट्स को तो मैंने आपको बताया, अब हम पीपीई लिखा करेंगे उसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं उसको हम, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको मिलेगा नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा 12 महीने से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, तो ये पैसा शेयर्स में भी हो सकता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में हो सकता है, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, गोल्ड में, ज्वेलरी में, कहीं पे भी किसी दूसरे के बिज़नेस में पैसा लगा दिया, जॉइंट वेंचर में पैसा लगा दिया, है ना। हमने अपनी होल्डिंग कंपनी में पैसा लगा दिया, या अपनी सब्सिडरी कंपनी में पैसा लगा दिया, या किसी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करा है, तो आपका ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दे दिया 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वो इसमें आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट जो ऊपर किसी में कवर नहीं है बच्चे, ऊपर किसी में कवर नहीं है, तो वो आपका अदर नॉन करंट एसेट्स में आता है। अच्छा, करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट एसेट्स में भी आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कुछ है ही नहीं बताने लायक, है ना जी। कि भी करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब आती चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ है आपकी, तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बच्चे। तो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक। तो मैंने आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं उसमें आपके पास एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन दिखा लो ज़रा। आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस करके चलता हूँ। मैंने इसी बुक के क्वेश्चन भेजे हैं, JR मोंगा की बुक है, ठीक है जी, उसी में से मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजे हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो भेजा है मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपको। ये वाला क्वेश्चन होगा बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ पायल टेक्सटाइल लिमिटेड। बैलेंस शीट आपको बनानी है एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज ऑन 31 मार्च 2017। फॉलोइंग बैलेंसेज आर गिवन, कुछ बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है बच्चे। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट, ये बात आपको पता है कि डेबिट एसेट्स का होता है, क्रेडिट जो है वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ का होता है। तो जितनी चीज़ें आपको डेबिट साइड में नज़र आती हैं, या तो वो एसेट्स के बैलेंस होते हैं या फिर वो एक्सपेंसेस के बैलेंस होते हैं। डेबिट 2 चीज़ों का होता है बच्चे, एक तो एक्सपेंसेस का और एक एसेट्स का। क्रेडिट 3 चीज़ों का होता है, एक तो इनकम, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी। खैर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो इनकम और एक्सपेंस तो है नहीं, बैलेंस शीट बनानी है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, कैपिटल और लायबिलिटीज़, है ना। तो डेबिट में एसेट्स के बैलेंस होंगे, क्रेडिट में आपके कैपिटल और लायबिलिटी के बैलेंस होंगे। ये देखो ज़रा, तो इसमें लिखा हुआ है सिक्योर्ड टर्म लोन, हमने लोन लिया हुआ है बच्चे, सिक्योर्ड, हमने कोई सिक्योरिटी दे रखी है उस लोन के अगेंस्ट, तो 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अब इसमें ये नहीं बताया कि ये शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है, तो बताओ आप क्या मानोगे। तो आप अपनी तरफ से जो मर्जी एज्यूम कर लो, मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मान के चलूँगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें आ सकता है। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में आ जाएगा, ये नहीं बताया कि 12 महीने से कम में पेबल है या ज़्यादा में, तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि क्रेडिटर्स जनरली 12 महीने से कम के लिए होते हैं। कोई भी सप्लायर 12 महीने से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं देता हमें, तो इसको हम शॉर्ट टर्म जो है लायबिलिटी में दिखाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है बच्चे। 6% डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर है तो होते ही लॉन्ग टर्म है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, आप इसको लॉन्ग टर्म ही मानोगे, है ना बच्चे। देखो नेक्स्ट, इसके अंदर फिर और भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड ऑल दैट है, ठीक है। मैंने आपको भेजा हुआ है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो हम इसमें बैलेंस शीट बना लेते हैं। बुक है बच्चे मेरे पास, आपको मैंने नोट्स भेजी दिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। आप 2 कॉलम बना लेना, एक नोट्स टू अकाउंट्स के लिए, मतलब रेफरेंस नंबर के लिए नोट नंबर, और एक आप यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रुपीस में। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखना पर्टिकुलर्स। और ये बात आपको पता है कि लायबिलिटी साइड को हम क्या कहते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। और इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। 4 हेडिंग्स होती है ना इसमें, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स आ जाता है इसमें। ठीक है बच्चे, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, प्लीज़ आप भी एक बार उसको पढ़ लेना। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसके डिटेल्स हम नोट नंबर 1 में दिखाएंगे, रेफरेंस नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2। बच्चे इसके बाद आता है इसके अंदर मनी रिसीव्ड। लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बट पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपको किसी क्वेश्चन में नहीं देगा, अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते आपकी मर्ज़ी। ठीक है, कंपल्शन नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है, लिख दोगे थोड़ा सही लगेगा, बस थोड़ी भरी भरी सी बैलेंस शीट दिखेगी और क्या। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये हो गया। इसके बाद बच्चे सेकंड हेडिंग आपके पास थी एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। तो बच्चे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ बच्चे, इसलिए मैंने इसके लिए कोई नोट नंबर की रेफरेंस नहीं दी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर क्या आता है बच्चे, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और आपको पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम सबसे पहले दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके लिए नोट नंबर 3, रेफरेंस नंबर 3। ठीक है, बैलेंस शीट बिल्कुल साफ़ सुथरी बनानी है और डिटेल्स आपने बाहर दिखानी है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद इसके अंदर हम लोग जो है, इसके अलावा इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है। तो क्वेश्चन बच्चे मैंने पढ़ लिया है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नाम से कोई भी चीज़ आपको इसमें नहीं दी हुई। तो अगर नहीं दी हुई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो आप इसका रेफरेंस नंबर नहीं डालोगे, आप सीधा डैश डाल के छोड़ देना। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद इसके अंदर आपका क्या आ जाता है बच्चे, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न नाम से भी कोई भी चीज़ इसमें नहीं दी हुई बच्चे, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न यानी कि कोई प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड वगैरह आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना, ये हो गया। इसके बाद इसमें आता है अदर करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटी नाम से भी कोई चीज़ नहीं दी हुई। अगर दे रखी होती तो मैं इसका रेफरेंस नंबर डाल के इसका भी कॉलम बना देता, है ना। नहीं दी हुई इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, हाँ ये वाली जैसे अब ये 3 चीज़ इसमें नहीं दी हुई, अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ो पहले और आपको लगता है कि यार इन तीनों में से कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप इसका कॉलम ना भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी बच्चे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 95 to 99% क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही हेडिंग काम आएगी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में बहुत कम देगा ही नहीं पहली बात। अगर दे दे तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब बात इसमें आती है करंट लायबिलिटीज़ की। आपको पता है करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी हम 4 सब हेडिंग्स दिखाते हैं। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी 4 सब हेडिंग आती है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसमें आ जाता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए हम वर्किंग नोट नंबर 4 बना लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद इसके अंदर आपका आता है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 5। ठीक है बच्चे, ट्रेड पेबल्स के बाद इसमें आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न इसमें आ सकता है। तो नोट नंबर 6 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के बाद इसमें आपका अदर करंट लायबिलिटी हो सकता है, अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 7 होगा तो ठीक है, वरना खाली छोड़ देंगे कॉलम। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और आप इसको टोटल कर लेना, ये मेरी लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। ऐसे हम एसेट साइड का भी बना ही लेते हैं। एसेट साइड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स आपको पता ही है, एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ लिखाते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, कितने नोट नंबर हो गए थे पहले, आई थिंक 7 हो गए थे, 7 हो गए थे। 8 नंबर ये है, डिटेल्स इसके हम वहाँ दिखेंगे 8 नंबर कॉलम में। अच्छा, इसके बाद जो है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ना इसमें इंटेंजिबल एसेट्स नज़र नहीं आई, तो आप इंटेंजिबल एसेट लिख देना, कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे दिखा नहीं इसमें कोई, तो इस वजह से, है ना, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमारी कोई फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो इसमें आ सकता है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा बच्चे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें आपको सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो एक ही आइटम है, तो आप डायरेक्टली अमाउंट दिखा देना, कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से बाहर उसकी डिटेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्स है ही नहीं, दिखाएंगे क्या, एक आइटम दे रखा है वो दिखा देंगे सीधा हम। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख रुपये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 लाख रुपये दिखा देना बच्चे, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, डायरेक्टली दिखा देना, एक ही आइटम है तो डायरेक्टली दिखा सकते हो। फिर इसमें आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं, मैंने पढ़ा क्वेश्चन पूरा है ही नहीं उसके अंदर, ये तो छोड़ दो फिर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आता है बच्चे, यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें दे तो रखा है, तो एक ही आइटम है, मतलब इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, लेकिन वो एक ही है, डिटेल्स उसमें ज़्यादा है नहीं, तो मैं अलग से कॉलम बनाऊँ उसका बाहर, इससे अच्छा है कि डायरेक्टली मैं दिखाई दूँ। आप क्वेश्चन पढ़ना, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अलग से नज़र आएगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का जो इसमें फ़िगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको 2,25,000 रुपये दी हुई है। वैसे मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ना खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ किया है,
और ये नहीं बताया कि वो इन्वेस्टमेंट आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये चीज़ नहीं बताई हुई। तो अगर हमें ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म एज्यूम करा है, तो मैं लॉन्ग टर्म एज्यूम करके उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखा के आ जाऊँगा। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में आपको 2,25,000 रुपये दिया हुआ है। 2,25,000 रुपये डायरेक्टली दिखा दो बच्चे। वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई हेडिंग इसमें डिटेल है नहीं मेरे पास दिखाने लायक। आप अलग से कॉलम बना के दिखाना चाहते हो तो अलग से कॉलम बना के भी दिखा सकते हो, है ना जी। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ सकता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आ सकता है इसके अंदर। 9 नंबर कॉलम बना देता हूँ मैं, अब हुआ तो दिखा देंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, तो वो आपको पता है वो तो होता ही नहीं कभी, वो तो वैसे भी आपके सिलेबस में है नहीं। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये तो कुछ आएगा नहीं इसके अंदर, फालतू में दिया हुआ है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट के बाद इसके अंदर और क्या आ सकता है बच्चे? डेफर्ड टैक्स एसेट के बाद ये चीज़ें हो गई, है ना। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म दिखा दिया, अदर नॉन करंट एसेट्स। और क्या आ जाएगा बच्चे इसमें आपका? अदर नॉन करंट एसेट्स। इस नाम से भी वैसे कुछ दिया हुआ है नहीं, ठीक है, तो बस ऐसे ही दिखा खाली छोड़ देते हैं, दैट्स इट, है ना जी। अब यहाँ पर आती है करंट एसेट्स की बारी। करंट एसेट्स, अच्छा, करंट एसेट्स में हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चे एक ही दी हुई थी, वो हमने लॉन्ग टर्म क्लासीफाई कर लिया, तो करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका नील हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नील हो गया, है ना जी। ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, इन्वेंट्रीज आता है इसके बाद, वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसकी डिटेल दिखा देना बाहर, नोट नंबर 10 प्रिपेयर कर लेना, है ना। इन्वेंट्रीज के बाद बच्चे इसके अंदर आपका ट्रेड रिसीवेबल आ सकता है। ट्रेड रिसीवेबल इसमें नोट नंबर 11। ट्रेड रिसीवेबल के बाद इसमें आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हो सकता है, ठीक है। नोट नंबर 12 बना लेते हैं इसको, देखेंगे है या नहीं क्वेश्चन में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। इसके बाद इसमें आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। नोट नंबर 13, ठीक है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एक अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है बच्चे। 14 नंबर बना लेते हैं, होगा तो ठीक है, वैसे तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, होगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत। एक एसेट सेट का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 14 मार्क आपने लगाए ना 14 तक, तो आप इतने नोट्स भी बनाओगे अब इसके बाद, ठीक है जी। तो जैसे आपने नोट नंबर 1 किसका दिया था? शेयर कैपिटल, छोटे छोटे से आप नोट्स बना लेना, ऐसे डिटेल्स दिखानी है मैं यहाँ पे। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, आप चेक करते रहना, आपने जो जो नंबरिंग दी होगी उस हिसाब से नंबरिंग से बना लेना। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके बाद नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 आपने किसको दिया था? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को दिया था आई थिंक, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया। अच्छा, नोट नंबर 4 किसको दिया था? मैं देख लेता हूँ एक बार।
नोट नंबर 4 हमने दिया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को। नोट नंबर 4 ये हमने किसको दिया था बच्चे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को दिया था। देखेंगे अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। नोट नंबर 5, अच्छा नोट नंबर 5 आपने जो दिया था नंबरिंग वो किसको दिया था मैं देख लेता हूँ एक बार। नोट नंबर 5 हमने दिया था ट्रेड पेबल। नोट नंबर 5 हमने दिया था ट्रेड पेबल। नोट नंबर 6 ट्रेड पेबल के बाद नोट नंबर 6 ये हमने दिया था शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को दिया था, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की हेडिंग आ जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के बाद नोट नंबर 6 में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के बाद नोट नंबर 7 ये हमने दिया था अदर करंट लायबिलिटी। अगर कोई होगा तो दिखा देंगे वरना खाली छोड़ देंगे। अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। नोट नंबर 8 चेक कर लेते हैं। नोट नंबर 8 हमने दिया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नोट नंबर 8 इस चीज़ को दिया था। अच्छा नोट नंबर 8 के बाद फिर हमने नोट नंबर 9 किसको दिया था वो भी देख लेते हैं। नोट नंबर 9 बच्चे हमने दिया था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नोट नंबर 9 किसको दिया था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा नोट नंबर 9 के बाद नोट नंबर 10 है इन्वेंट्रीज। नोट नंबर 10 इन्वेंट्रीज। नोट नंबर 10 इन्वेंट्रीज, है ना जी। नोट नंबर 10। अच्छा इन्वेंट्रीज के बाद इसके अंदर आपका नोट नंबर 11। नोट नंबर 11 के अंदर आपको ट्रेड रिसीवेबल नज़र आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल के बाद 11 नंबर ट्रेड रिसीवेबल के बाद है बच्चे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। नोट नंबर 12 के बाद है नोट नंबर 13 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 13 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एक नोट नंबर 14 अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट। तो ये टोटल मिला के 14 नोट्स बनाए हमने, ठीक है। आप एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और जो जिस नोट्स में जाएगा उसमें हम साथ साथ दिखाते रहेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बुक मेरे सामने है ही, आपको नोट्स मैंने दे रखे हैं।
आप प्लीज़ उसमें से रेफ़र कर लेना इसको, और साथ साथ प्लीज़ इसको करते रहना ताकि दिक्कत ना आए। सबसे पहला पॉइंट बच्चे इसमें दिया हुआ है सिक्योर टर्म लोन, 10 लाख रुपए दिया हुआ है। तो इसका मतलब लोन लिया है हमने, अब ये बताया नहीं कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, तो ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाऊंगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड टर्म लोन, और ये आपको दिया हुआ है 10 लाख। बैलेंस शीट में नहीं दिखाना डायरेक्टली, बाहर नोट्स में दिखाना है। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स जो है वो किस में जाते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स में ये नहीं बताया कि ये 12 महीने के बाद पैसा देंगे या मतलब हमें इनको 12 महीने के बाद पैसा देना है या अभी देना है, मतलब विद इन 12 मंथ्स। ना बताया तो विद इन 12 मंथ्स मानते हैं, करंट लायबिलिटी मान के चलोगे आप इसको, ठीक है जी। तो क्रेडिटर्स हम किस में दिखाएंगे बच्चे, ट्रेड पेबल्स के अंदर, करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स के अंदर आप दिखाओगे इसको क्रेडिटर्स। और एक क्रेडिटर्स कितना है, 11,45,000, 11,45,000। इसके बाद बच्चे इसमें दिया हुआ है 6% डिबेंचर अकाउंट 27 लाख। तो डिबेंचर्स तो हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर ही आते हैं। 6% डिबेंचर अकाउंट, तो 6% डिबेंचर अकाउंट 27 लाख है। आइयो, बात समझ आइयो आपको यहाँ तक, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है वो दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है तो वो तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर आता है, करंट लायबिलिटी है ना, आने वाले 12 महीने में पे करना है, तो हम इसको प्रोविज़न फॉर टैक्स यहाँ दिखाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर, प्रोविज़न फॉर टैक्स। और बच्चे ये आपको दिया हुआ है 1,70,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर टैक्स के बाद इसमें शेयर प्रीमियम अकाउंट, जिसको हम आज की डेट में सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो ये जो शेयर प्रीमियम है ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा बच्चे, हम इसमें दिखाएंगे शेयर प्रीमियम। और ये शेयर प्रीमियम हमें दिया हुआ है 4,75,000 रुपीज़, 4,75,000 रुपीज़ दिया हुआ है। इसके बाद बच्चे इसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वो रिजर्व भी इसी के अंदर आना है। जनरल रिजर्व 20,50,000 रुपये। जनरल रिजर्व के बाद इसमें दिया हुआ है लोन फ्रॉम डेटर। प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है, इसमें वर्ड लिखा हुआ है लोन फ्रॉम डेटर्स। हमने डेटर से लोन लिया हुआ है, डेटर से जो हमने लोन लिया है वो हमने लिया है 2 लाख रुपए का। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर लोन फ्रॉम डेटर 2 लाख। अब क्वेश्चन ये है कि हमने डेटर से अगर लोन लिया है तो ये तो लायबिलिटी है। अगर ये लायबिलिटी है तो फिर आप सोचोगे यार करंट या नॉन करंट, लिखा है नहीं, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन डेटर है बच्चे, विद इन 12 मंथ्स इनसे पैसा आना होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक तरीके से मान लो कस्टमर से पैसा लिया हुआ है आपने, तो विद इन 12 मंथ्स मान के चलना, तो आप इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा सकते हो, लोन फ्रॉम डेटर्स। आप किस में दिखा सकते हो बच्चे इसको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, लोन फ्रॉम डेटर्स। कितना बच्चे, लोन फ्रॉम डेटर्स 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीज़ आपको दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। इसके बाद है बच्चे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब आपको ये बात पता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ये तो डेटर्स में से लेस होता है, यानी कि जब मैं ट्रेड रिसीवेबल बनाऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल ये रहा, ये ट्रेड रिसीवेबल होता है, इसके अंदर हम डेटर्स दिखाएंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में भी आते हैं उसके ऊपर, इसमें से लेस करके दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, है ना, जैसे बैलेंस शीट में आप दिखाते हो। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे 20,200, 20,200, ये लेस करके फिर फिगर बाहर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है ये एसेट्स में से लेस होके आता है, ठीक है जी। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स एसेट, तो देखेंगे तो फिक्स एसेट वैसे वर्डिंग क्वेश्चन में लिखी हुई है, जब आएंगे उस नंबरिंग पे तब देख लेंगे। इसमें से लेस करेंगे हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर जो है 5 लाख रुपए दिया हुआ है, 5 लाख, तो हम लेस करके दिखाएंगे बच्चे, ठीक है। तो आते हैं फिर देखते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है बच्चे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में आता है,
इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये फिगर इसमें दी हुई है बच्चे 3 लाख रुपए, और इसके बाद दिया हुआ है इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये आपको दी हुई है 10 लाख रुपए। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद बच्चे दिया हुआ है एडवांसेस गिवन, हमने एडवांस दिया हुआ है किसी को, तो ये तो एसेट हो गई, हाँ या ना। एडवांस देना एसेट होता है, एडवांस लेना लायबिलिटी होता है। तो हमने एडवांस दिया हुआ 3,72,000 का। अब इसमें ये नहीं बताया कि ये एडवांस हमने किसको दिया है और कितने टाइम के लिए दिया है। अरे किसी को भी दिया हो, एडवांस दिया तो एसेट है, लेकिन कितने टाइम के लिए दिया है ये रेलिवेंट है, वो बताया नहीं। तो हम इसको अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इसको मैं अपनी तरफ से इसको लॉन्ग टर्म एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमने एडवांस दिया है लंबे टाइम के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म एडवांस। तो एसेट साइड में दिखाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है नोट नंबर 9। तो नोट नंबर 9 में मैं यहाँ दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म के अंदर एडवांसेस गिवन, और ये एडवांसेस हमने कितना दिया हुआ है, एडवांसेस गिवन है इसमें 3,72,000 रुपीज़। ठीक है जी। इसके बाद इसमें दिया हुआ है एडवांसेस टू स्टाफ, इसमें दिया हुआ है एडवांसेस टू स्टाफ 55,000। अब इसमें ये नहीं बताया कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने एडवांसेस गिवन को लॉन्ग टर्म मान लिया, तो जो ये एडवांसेस टू स्टाफ है मैं इसको शॉर्ट टर्म मान के दिखा देता हूँ। इसके लिए भी मैंने हेडिंग बनाई हुई है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें मैं दिखा दूँगा एडवांसेस टू स्टाफ, एडवांसेस टू स्टाफ, और ये जो एडवांसेस टू स्टाफ है दैट इज़ 55,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। हम यहाँ दिखाएंगे इसको कैश एंड बैंक बैलेंस, और ये कैश एंड बैंक बैलेंस जो है आपको टोटल 2,75,000 का दिया हुआ है। ठीक है जी। तो कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद इसके अंदर आपको कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद लूज टूल्स दिए हुए हैं, तो लूज टूल्स हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं, है ना, टूल्स हैं बेसिकली लूज टूल्स। तो इसको हम इन्वेंट्रीज की हेडिंग में दिखाते हैं। तो इसमें लूज टूल्स आ गया 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। अच्छा, लूज टूल्स के बाद है बच्चे इन्वेस्टमेंट, तो ये तो हम दिखा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट ये नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो इसको हमने लॉन्ग टर्म मान के बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, इसका कोई सेपरेटली हमने हेड नहीं बनाया था। तो ये बैलेंस शीट के अंदर ये देखो आपने इन्वेस्टमेंट दिखा दी ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो है लॉसेस लिखा हुआ है बच्चे। इसमें सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें लॉसेस लिखा हुआ है 3 लाख रुपए का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। और अब आपको मैंने ये बात बताई हुई है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही लेस करके दिखाओगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग ये रही, तो आप इसी में दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस है ये, और ये आपको 3 लाख रुपए दिया हुआ है, तो आप इसको यहीं से इस तरीके से लेस करके दिखाओगे। ठीक है। इसके बाद है बच्चे डेटर्स, तो डेटर्स तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल में जाता है, और डेटर्स आपको 12,25,000 रुपये दिया हुआ है। ये रहा डेटर्स 12,25,000 रुपये, इसमें से 20,200 हम लेस कर देंगे तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं, पहले सारी फिगर देख लें। इसके बाद बच्चे लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 58,000, और ये जो 58,000 रुपीज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इसको हम कहते हैं अनएमोटाइज पार्ट, है ना, जो बैलेंस शीट जो आपको दिखा रखा है। तो इसको आप एसेट साइड में दिखाओगे, और एसेट साइड में कहाँ पे बच्चे, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ये बात बताई थी मैंने आपको कि इसको हम अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, वैसे इसमें क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, तो इसको राइट ऑफ भी करके दिखा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप या तो इसको एसेट साइड में अदर नॉन करंट एसेट में दिखा दो, या फिर इसको आप राइट ऑफ करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये कोई एसेट तो है नहीं, खर्चे हैं जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं करे। तो आप चाहो तो इसको राइट ऑफ करके भी दिखा सकते हो, यहीं से जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, यहीं से आप लेस करके दिखा सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और चाहो तो इसको आप नॉन करंट एसेट्स में भी दिखा सकते हो, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर।
58,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है स्टोर्स आइटम दिए हुए हैं, वही फैक्ट्री स्टोर्स आइटम, इन्वेंट्रीज होता है बच्चे ये भी। तो स्टोर्स आइटम हम इन्वेंट्रीज में दिखाएंगे यहाँ पे, स्टोर्स आइटम। और ये स्टोर्स आइटम कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 4 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। अच्छा, स्टोर्स आइटम के बाद इसमें है बच्चे फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट की तो हमने हेडिंग बनाई थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट 56 लाख ये आया था ना यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 56,50,000 रुपीज़। ठीक है, 56,50,000, इसमें से 5 लाख रुपए लेस करके 51,50,000 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फिर आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख रुपए। तो वो तो हम दिखा चुके हैं बैलेंस शीट में, ये रहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम ऑलरेडी 2 लाख रुपए दिखा चुके हैं। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद है फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक तो वो तो इन्वेंट्रीज होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक। और जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो हम यहाँ दिखाएंगे इन्वेंट्रीज में, फिनिश गुड्स। और बच्चे फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है 7,50,200 रुपये। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हो चुका है, ये लास्ट पॉइंट था, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आपस टोटल करके बैलेंस शीट मैच करवानी है। तो एक एक करके टोटल कर लेते हैं सारा, फिर दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये रहा, ये आपका आ गया 13 लाख। ठीक है, इसको देख लेते हैं ये टोटल कितना आएगा। 1 मिनट में कैलकुलेटर देख लेता हूँ। तो ये रहा 475 प्लस 20,50,000 माइनस 3 लाख माइनस 58,000। तो बचे 21,67,000 आ रहा है, 21,67,000। ठीक है। इसके बाद इसको हम कितना लिखेंगे, 37 लाख। इसको ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद ये तो एक ही है, तो 11,45,000। ये आ गया आपका 1,70,000, 1,70,000। अदर करंट लायबिलिटी में कुछ आया नहीं, या अदर करंट लायबिलिटी की हमने हेडिंग बनाई हुई थी ना, इसमें कुछ आया नहीं। ठीक है, ये आ गया आपका 51,50,000। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो इसमें भी कुछ नहीं है, टोटल कर दो बस 372। इन्वेंट्रीज का टोटल, और ये कितना आ गया टोटल, 50,000 प्लस 4 लाख प्लस 7,50,200। तो आपका ये 12,200, 12,200। ठीक है जी, 12,200। और ये कितना हो गया इसके अंदर फिर 55,000। ठीक है। और ये 12,25,000 माइनस 20,200, 12,04,800 है ना जी। ये टोटल आ गया 12,04,800। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया आपका 2,75,000 और 2,70,000। और ये जो अदर करंट एसेट्स है इसके अंदर कुछ मिला नहीं हमें, तो ये खाली छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, नोट्स का भी टोटल हो चुका है, सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना रह गया बस। तो दिखा देते हैं बैलेंस शीट के अंदर भी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, इसका टोटल आया था 13 लाख। और नोट नंबर 2 का टोटल आया था 21,67,000। और नोट नंबर 3 का टोटल है बच्चे 37 लाख। उसके बाद नोट नंबर 4 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ रही है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का जो टोटल था नोट नंबर 4 का, दैट इज़ 2 लाख। नोट नंबर 4 का टोटल है 2 लाख। नोट नंबर 5 का टोटल है 11,45,000, 11,45,000।
5,000। नोट नंबर 6 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इसका टोटल है 1,70,000 रुपये। नोट नंबर 7 अदर करंट लायबिलिटी, इसका कोई टोटल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब टोटल करा लेंगे बाद में। नोट नंबर 8 का टोटल है 51,50,000, 51,50,000 रुपीज़, ठीक है, ये चीज़ हो गई। नोट नंबर 9 का टोटल देख लेते हैं एक बार। नोट नंबर 9 का टोटल है 3,72,000, 3,72,000, 3,72,000। इसके बाद